हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बेटा सब ठीक होंगे और शानदार तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। जैसे बेटा आपका यूके ट्रिपल एससी लेखपाल की प्रैक्टिस चल रही है, वो भी हिंदी की 20 क्वेश्चनों के साथ। आपको मैंने 2 प्रैक्टिस सेट करवा दिए, तीसरा प्रैक्टिस सेट है। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे तरीके से इन प्रैक्टिस सेटों को पढ़ रहे होंगे। ठीक है बेटा, एक काम जरूर कर करो, आप जब वीडियो देखते हो तो उस वीडियो को लाइक कर करो और साथ में वो कमेंट करके मुझे बता करो आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, तो तीसरा प्रैक्टिस बेटा यहाँ प्रैक्टिस सेट ये आपके सामने है बेटा। और इसकी पीडीएफ मैंने आपको बताया था कल, अगर जिसने वीडियो नहीं देखी वहां पर मैंने आपको बताया था कि जो आपको इसकी पीडीएफ मिलेगी वो कहाँ मिलेगी। तो आप अच्छी तरीके से कल की वीडियो देखना, दूसरे जो प्रैक्टिस सेट है उसकी वीडियो देखना, उससे मैंने आपको बता रखा है। ठीक है ना, चलिए तो स्टार्ट करते हैं बेटा। और पहला क्वेश्चन क्या कहता है, जरा ध्यान से सुनना कि कबीरदास की भाषा कौन सी है। ठीक है, जो कबीरदास जी है बेटा, इनकी भाषा कौन सी थी ये पूछा गया है। इसमें क्या आंसर बताओगे बेटा? ब्रजभाषा या पंचमेल खिचड़ी या बेटा राजस्थानी या बेटा क्या आपकी अवधी? इन चारों ऑप्शनों में ऐसी कौन सी भाषा है जो कबीरदास से जुड़ी हुई है? बताइए जरा, क्या आंसर लगाओगे आप सब जने? तो बेटा आपने अगर आंसर लगाया होगा बी ऑप्शन तो ये करेक्ट आंसर होगा। आपने अगर आंसर लगाया होगा बी ऑप्शन तो ये करेक्ट आंसर होगा बेटा कि कबीरदास की भाषा कौन सी है? पंचमेल खिचड़ी। देखो पंचमेल खिचड़ी क्यों कहा जाता है मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। कबीरदास ने अपनी रचनाओं में एक भाषा का प्रयोग नहीं करा, इन्होंने कई सारी भाषाओं का प्रयोग करा। अरबी, फारसी की बात करो या अरबी की बात करो या बुंदेली की बात करो या आपसे बेटा ब्रजभाषा की बात करो या खड़ी बोली की बात करो, तो उन्होंने कई, बंगाली की भी बात करो तो उन्होंने कई सारी भाषाओं का मिश्रण अपनी रचनाओं में रखा है। इसी कारण इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी या बेटा इसे हम सुदक्कड़ी के, कहीं कहीं बेटा सुदक्कड़ी भी आता है, सुदक्कड़ी। ठीक है, पंचमेल खिचड़ी या बेटा इनकी भाषा जो थी उसे हम सुदक्कड़ी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अगर मान लो ऑप्शन में कहीं पंचमेल खिचड़ी ना हो तो सुदक्कड़ी आपको मिलेगा। ठीक है, तो कबीरदास की भाषा बेटा कौन सी थी यहाँ पर? पंचमेल खिचड़ी या सुदक्कड़ी। दूसरी बात अगर बात करें बेटा, जो कबीरदास है, इन कबीरदास की रचना है बड़ी फेमस एक। ठीक है, जो कबीरदास है बेटा, इनकी एक रचना है जिसका नाम है, आपने सुना होगा बीजक। क्या सुना होगा बेटा? बीजक। ठीक है, तो कभी अगर पूछे आपसे बीजक किसकी रचना है तो आप सभी को बताना बेटा किसकी? कबीरदास की। और भी है बेटा, जैसे आपने सुना होगा साखी, साखी की बात करो या बेटा शबद की बात करो या आपसे रमेनी की बात करो, तो ये तीनों की तीनों बेटा ये भी रचना किसकी मानी जाती है? कबीरदास की मानी जाती है। तो कबीरदास की रचना बीजक, साखी, शबद, रवेनी ये सब किसकी बेटा? कबीरदास की। ये जो साखी है बेटा ये इन्होंने लिखी है प्लस में बेटा राजस्थानी, राजस्थानी और प्लस में बेटा पंजाबी मिली खड़ी बोली, पंजाबी मिली खड़ी बोली। ये किस भाषा में लिखी गई है तो ये मैं आपको बता रहा हूँ। साखी जो लिखी गई है पंजाबी मिली और खड़ी बोली और राजस्थानी, इन कई सारी भाषाओं से इन्होंने ये साखी को बनाया। उसके बाद अगर देखें बेटा शबद की अगर बात करें तो शबद जो रचना है इसमें इन्होंने बेटा करें तो इन्होंने ब्रजभाषा, ब्रजभाषा का भी प्रयोग करा इस रचना में और साथ में पूर्वी हिंदी का भी इन्होंने क्या करा इसमें? प्रयोग करा। ठीक है, पूर्वी हिंदी का। ठीक बालको, अगर पूछे बेटा रमेनी की भाषा क्या थी तो ये भी बेटा आपकी ब्रजभाषा थी, ब्रजभाषा थी और साथ में बेटा इसमें भी पूर्वी हिंदी। ठीक है बेटा, अगर कभी आपसे पूछे कि भैया बताइए जो इन्होंने रमेनी लिखी है वो किस भाषा में लिखी है, शबद लिखी है किस भाषा में, तो आपको याद रखना। ठीक है बेटा, तो कबीरदास की भाषा क्या है बेटा? पंचमेल खिचड़ी, जैसे सुदक्कड़ी कहते हैं। कबीरदास की बीजक, कभी पूछे बीजक किसकी रचना तो आपको कबीरदास की बतानी है। ठीक है, चलिए अगर मान लो कभी आपसे पूछे बेटा कि कबीरदास जी के गुरु का नाम क्या था, अगर मान लो कभी पूछे कबीरदास जी के गुरु का नाम क्या था, तो कबीरदास जी के जो गुरु थे बेटा वे थे आपके स्वामी रामानंद, स्वामी रामानंद, स्वामी रामानंद, रामानंद। ठीक है, ये कबीरदास जी के गुरु का नाम था। लेकिन अगर कभी ये पूछे बेटा कि कबीरदास जी के प्रमुख शिष्य कौन थे, तो कबीरदास जी के जो बेटा प्रमुख शिष्य थे, जो मेन शिष्य माने जाते थे इनके, तो कबीरदास जी के प्रमुख शिष्य का बेटा नाम था जिसका नाम था धर्मदास। क्या था बेटा? धर्मदास। ये धर्मदास जो थे कबीरदास जी के बेटा प्रमुख शिष्य माने जाते थे। बड़े अच्छे अच्छे पॉइंट लिखवा रहा हूँ बेटा, कबीरदास से रिलेटिव अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से बचकर नहीं जाएगा, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, तो कभी बीजक किसकी रचना बेटा? कबीरदास जी की। और कबीरदास जी के गुरु अगर पूछेगा तो स्वामी रामानंद बताना है और कबीरदास जी के जो प्रमुख शिष्य था वो कौन था बेटा? धर्मदास थे। ठीक है, दूसरी बात, कबीरदास जी जो थे बेटा ये आपके, मैं एक चीज और आपको बताऊं बेटा, जो कबीरदास जी थे
इनके बारे में अगर थोड़ा सा बताऊं तो कबीरदास जी निर्गुण भक्ति कहा जाता है कि निर्गुण निर्गुण भक्ति निर्गुण भक्ति काव्य के कवि माने जाते थे। ठीक है, तो ये अगर कभी आपसे पूछे कि कबीरदास जी किससे थे बेटा, किस काव्य से किस भक्ति से जुड़े, तो निर्गुण भक्ति काव्य में आते थे। साथ में ये बेटा अगर देखें तो कबीरदास जी आपके ज्ञान आश्री ज्ञान आश्रय शाखा के भी एक कवि थे बेटा। ठीक है, किस शाखा से जुड़े हुए थे, ज्ञान आश्रय से जुड़े हुए थे, और किस भक्ति से, ये बेटा निर्गुण निर्गुण में आते थे। निर्गुण भक्ति कवि, निर्गुण जो भक्ति कवि थे, भक्ति कवि थे उनसे। ठीक है, याद रखना ज्ञान आश्रय शाखा कवि माने जाते थे। लेकिन अगर मान लो कभी अगर पूछने लगा कि बताइए राम भक्ति कवि कौन थे, राम भक्ति कवि कौन थे, तो राम भक्त कवि पूछेगा तो बेटा राम भक्त कवि के रूप में आते हैं आपके तुलसीदास। कौन आते हैं बेटा, तुलसीदास, तुलसीदास आते हैं। ठीक है, इन्होंने बेटा कई सारी रचनाओं का प्रयोग करा, इन्होंने भी अपनी रचनाओं में, इन्होंने बेटा अपनी रचनाओं में अवधी भाषा का भी प्रयोग करा है। ठीक है, अवधी के साथ साथ उन्होंने बेटा अपनी रचनाओं में ब्रजभाषा का भी प्रयोग करा है। ठीक है, तो तुलसीदास ने अवधी और ब्रजभाषा दोनों में प्रयोग करा, ये बात याद रखना, क्योंकि तुम्हें सभी को पता है तुलसीदास की एक रचना मैंने आपको बताई थी, रामचरितमानस। क्या बताए थे बेटा, रामचरितमानस। तो रामचरितमानस जो है बेटा ये आपकी अवधी भाषा में लिखी हुई थी। किसमें लिखी हुई थी, ये अवधी भाषा में ही लिखी हुई थी। ठीक है, इसलिए बेटा मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, याद रखना बेटा सब जने। चलिए बेटा, तो राम भक्ति के कवि कौन माने गए, तुलसीदास। ज्ञान आश्रय शाखा के कवि कौन है, कबीरदास। निर्गुण भक्ति काव्य के जो प्रमुख कवि हैं कौन है आपके, कबीरदास जी हैं बेटा। और अगर मान लो उसने पूछ ला कृष्ण भक्ति काव्य के कौन है बेटा, अगर उसने पूछ ला कृष्ण भक्ति काव्य के, तो कृष्ण भक्ति काव्य के अगर कृष्ण भक्ति काव्य के अगर पूछा, कृष्ण भक्ति शाखा के अगर कभी पूछेगा तो बेटा कौन आते हैं बताओ, तो रहीम दास जी। कौन आते हैं बेटा, रहीम दास। रहीम दास जो आते हैं वो कृष्ण भक्ति काव्य के कवि माने जाते हैं। ठीक है, और एक बड़ा मोस्ट क्वेश्चन है कि सूफी प्रेम मार्गी, सूफी प्रेम मार्गी, सूफी प्रेम मार्गी शाखा के कवि कौन है बेटा, सूफी प्रेम मार्गी शाखा में आते हैं आपके बेटा जायसी। कौन आते हैं आपके, जायसी। ठीक है, कौन आते हैं बेटा, जायसी। तो ये पॉइंट आपको याद रखने, बड़े अच्छे अच्छे पॉइंट लिखवाए हूं जो आपके एग्जाम में आने, मतलब कि आने की संभावना हो सकती है, आ भी सकते हैं। ठीक है बेटा, तो याद रखना। तो ये आंसर क्लियर हुआ। कबीरदास की भाषा क्या थी बेटा, पंचमेल खिचड़ी थी। ठीक है, कबीरदास जी के गुरु का नाम क्या था बेटा, स्वामी रामानंद था। कबीरदास जी के प्रमुख शिष्य कौन थे बेटा, धर्मदास थे। ठीक है, दूसरी बात, कबीरदास जी की बीजक किसी रचना, कबीरदास जी की साखी शब्द रमेनी भी कबीरदास जी की है बेटा। निर्गुण भक्ति काव्य से जुड़े हुए थे, ज्ञान आश्रय शाखा के कवि माने जाते थे बेटा। राम भक्ति के पूछेगा तो तुलसीदास है बेटा, और कृष्ण भक्ति शाखा के रहीमदास माने जाते थे बेटा। प्रमुख शिष्य वन आपको बताया दिया, और सूफी प्रेम मार्गी शाखा कवि कौन आपके बेटा, जायसी। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना। एक क्वेश्चन वो याद रखना बेटा कबीरदास से पूछा जाता है, अगर मान लो कभी पूछे आपसे उलट, उलट वासियों के रूप में कौन प्रसिद्ध थे बेटा, उलट वासियों, उलट वासियों के रूप में प्रसिद्ध जो थे बेटा, उलट वासियों के रूप में जो बेटा प्रसिद्ध थे ना, वे आपके बेटा कबीरदास ही थे। याद रखना कौन थे बेटा, कबीरदास। तो ये क्वेश्चन भी आप सभी को याद रखना बच्चों, गलती मत करना। ये क्वेश्चन ऐसी बनेगा, उलट वासियों के रूप में प्रसिद्ध किसे माना जाता है, तो कबीरदास को माना जाता है। ठीक है, समझ में आया। अब यहाँ से बाहर तुमसे नहीं पूछेगा कबीरदास से, कबीरदास जी यहाँ पर आपके कंप्लीट हो गए। ठीक है, अच्छी तरह से नोट करके समझना बेटा। तो पहला क्वेश्चन हुआ क्लियर बेटा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जरा देखिए यहाँ पर कि पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है बेटा, बताइए जरा। जो पश्चिमी हिंदी है इसका विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है, बताओ सब जने। पश्चिमी हिंदी का भाई पैसाची अपभ्रंश से, मागधी अपभ्रंश से, व्राचड़ अपभ्रंश से, या शोरसेनी अपभ्रंश से, बताइए सब जने क्या आंसर लगाओगे कि पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है। तो अगर बेटा आपने लगाया होगा पश्चिमी हिंदी का डी ऑप्शन, तो इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्योंकि पश्चिमी हिंदी का विकास जो माना जाता है बेटा आपका शोरसेनी अपभ्रंश से माना जाता है। ठीक है, देखो बेटा जब वीडियो आप देखते हो तो पूरी वीडियो देख करो, और साथ में वीडियो को लाइक
जरूर कर करो और कमेंट करके मुझे बता करो आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ। जब लो आपका पेपर नहीं होगा डेली ही आपको मैं ऐसे प्रैक्टिस सेट लाऊंगा। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ ये सारे प्रैक्टिस सेट अगर आप तमीज से पढ़ लो तो आपको इनमें से ही आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है ना, चलिए बेटा बात करते हैं बेटा पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। तो मैं आपको कुछ बताता हूँ बेटा यहाँ पर अपभ्रंश और कौन से अपभ्रंश से कौन कौन सी आपकी भाषाएं निकली हैं। ठीक है, उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ, जरा नोट करके लिख लेना। तो एक तरफ बेटा आप लिखना अपभ्रंश, ठीक है, और एक तरफ लिखना बेटा आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, आधुनिक भारतीय, आधुनिक भारतीय भाषा, भाषाएं, आधुनिक भारतीय भाषा। ठीक, जैसे मान लो मैं आपसे कह रहा हूं भैया पहला कि सौर सैनी अपभ्रंश, मैंने किसकी बात करी बालकों, सौर सैनी अपभ्रंश। अब सौर सैनी अपभ्रंश से बेटा कौन कौन सी आई हैं, सौर सैनी अपभ्रंश से कौन कौन सी आई हैं इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो सौर सैनी अपभ्रंश की अगर बात करें बेटा तो सौर सैनी अपभ्रंश से बेटा कौन कौन सी आई हैं देखना। आपसे कहेगा बेटा पश्चिमी हिंदी, तो पश्चिमी हिंदी भी आपकी बेटा इससे आई है, पश्चिमी हिंदी। ठीक है, राजस्थानी हिंदी की बात करें बेटा तो राजस्थानी हिंदी भी इसी से है बेटा, राजस्थानी। गुजराती की बात करें बेटा तो गुजराती भी इसी से आती है, गुजराती। ठीक है, पश्चिमी, राजस्थानी और बेटा क्या आपकी गुजराती। ठीक है, तो कभी पूछे राजस्थानी किस अपभ्रंश से विकसित हुई है, तो राजस्थानी हिंदी हुई है बेटा पश्चिमी से, वो सॉरी सौर सैनी से, और पश्चिमी हिंदी भी किससे विकसित हुई है बालकों आपकी सौर सैनी अपभ्रंश से। ठीक है, चलिए अगले अपभ्रंश की बात करें तो बेटा अगला अपभ्रंश आपका मागधी अपभ्रंश। कौन सा बालकों आपका मागधी अपभ्रंश। अब मागधी अपभ्रंश से बेटा कौन कौन सी आई है। ठीक है, अगला कौन सा है मागधी अपभ्रंश। मागधी अपभ्रंश में बेटा जैसे आपकी बिहारी, कौन सी बालकों बिहारी, तो बिहारी पूछेगा तो मागधी अपभ्रंश से है बेटा। उसके बाद बंगाली पूछेगा, बंगाली, बिहारी पूछे या आपसे बंगाली पूछे या बालकों आपसे उड़िया, उड़िया, या आपसे बेटा असमिया। ठीक है, उड़िया, असमिया, ये सब कहां से आई है बेटा आपकी मागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है। ठीक है, कहां से आपकी बेटा मागधी अपभ्रंश से। तीसरे की बात करें तो बेटा आपका है अर्धमागधी अपभ्रंश। कौन सा बेटा अर्धमागधी अपभ्रंश। और अर्धमागधी अपभ्रंश से कौन कौन सी आती है बेटा पूर्वी हिंदी जो है आपकी बेटा कभी पूछेगा पूर्वी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, तो पूर्वी हिंदी का जो विकास हुआ है बालकों आपका ये हुआ आपका अर्धमागधी अपभ्रंश से। ठीक है, चौथे की बात करें तो बेटा आपका पेशाची अपभ्रंश। कौन सा होता है एक पेशाची अपभ्रंश। तो पेशाची अपभ्रंश की अगर बात करें बेटा तो यहाँ से आपकी बेटा दो हैं, एक तो लहंदा, ठीक है, एक लहंदा और साथ में आपकी पंजाबी। तो लहंदा और पंजाबी आपकी बेटा पेशाची अपभ्रंश से आई है। उसके बाद पांचवे की बात करें तो बेटा आपका सिन्नी मतलब कि ब्राह्मण अपभ्रंश। कौन सा बेटा ब्राह्मण अपभ्रंश। ब्राह्मण अपभ्रंश की बात करें आपसे बेटा तो ब्राह्मण अपभ्रंश में आपकी केवल एक ही है बेटा सिंधी। कभी पूछे सिंधी का सिंधी किस अपभ्रंश से विकसित हुई है तो ब्राह्मण से। एक छठा बेटा आपका खस अपभ्रंश। कौन सा बालको आपका खस अपभ्रंश। तो खस जो आपका बेटा खस अपभ्रंश है, खस अपभ्रंश, तो खस अपभ्रंश से बेटा आपकी आती है पहाड़ी हिंदी। कौन सी आती है बेटा पहाड़ी हिंदी, या आपकी कुमाऊनी, पहाड़ी की बात करो या बालको आप कुमाऊनी की बात करो या गढ़वाली की बात करो। ठीक है, गढ़वाली की बात करो, ये सब आपकी उसमें आती है बेटा खस में। अब कहीं कहीं बेटा ऐसा होता है कि पहाड़ी हिंदी को ना, पहाड़ी हिंदी को कहीं कहीं बेटा पेशाची मतलब कि सौरसैनी अपभ्रंश से मान लेते हैं। कहीं कहीं कुछ विद्वानों का मानना पहाड़ी हिंदी को सौरसैनी अपभ्रंश से और कुछ विद्वानों का मानना पहाड़ी हिंदी को बेटा आपकी खस अपभ्रंश है। तो ऑप्शन में एक ही मिलेगा आपको, याद रखना। अगर पूछेगा पहाड़ी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है तो अगर मान लो ऑप्शन में सौरसैनी है तो सौरसैनी लगाओ, खस है तो आपको खस लगाओ। ठीक है, तो आप गलती तो नहीं करोगे। ठीक है, जैसे बेटा यहाँ पर पूछा था पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, तो पश्चिमी हिंदी कहां से निकली है सौरसैनी से, राजस्थानी सौरसैनी से, गुजराती, पहाड़ी हिंदी। ठीक है, मागधी से बेटा आपकी बिहारी, बंगाली, उड़िया और असमिया कहां से हुई आपकी मागधी अपभ्रंश से हुई है। चलिए अब एक काम करता हूँ बेटा यहाँ पर ही ना आपको मैं ये बता देता हूँ कि पश्चिमी हिंदी में कितनी बोलियां आती है, राजस्थानी में कितनी आती है। ठीक है, अच्छी तरह आपको समझ में आ जाएगा। तो एक एक करके मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, सब जने ध्यान से अच्छी तरह लिख लेना बेटा कि मैं इतना आपको बता दूंगा बच्चों कि आप अगर पूरा सिलेबस भी ना पढ़ो ना, खाली ये प्रैक्टिस सेट निकालो तो यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। जैसे मान लो आपकी पश्चिम हिंदी है, पहली क्या बेटा आपकी पश्चिम हिंदी,
तो जो पश्चिमी हिंदी है ना बालको, इस पश्चिमी हिंदी से 5 बोलियां निकली हैं। कितनी बेटा? 5। और ये 5 कौन कौन सी, जरा देखिए। पहली है बेटा आपकी, अगर बात करें तो खड़ी बोली। पूछेगा खड़ी बोली किस में आती है, तो खड़ी बोली बेटा इसमें आती है, पश्चिमी हिंदी में। खड़ी बोली का दूसरा नाम बेटा आपका कोरबी भी होता है। क्या होता है बेटा? कोरबी। तो खड़ी बोली या कोरबी पश्चिमी हिंदी में आती है। दूसरी बेटा ब्रजभाषा। ब्रजभाषा पूछेगा, ब्रजभाषा, तो ब्रजभाषा भी बालको इसमें ही आपकी पश्चिमी हिंदी से। तीसरी बेटा बांगरू पूछे, बांगरू, बांगरू पूछे, या आपसे हरियाणवी पूछे, हरियाणवी, ठीक है, या बालको आपसे जाटू पूछे, ये सब बालको आपकी किसमें आती है? पश्चिमी हिंदी में। उसके बाद अगर पूछेंगे बेटा बुंदेली, बुंदेली की बात करें, बुंदेली की बात करें तो बुंदेली भी इसमें आती है। उसके बाद बेटा लास्ट 5वीं की बात करें तो आपकी कन्नौजी। किसकी बात करें बेटा? कन्नौजी। तो कन्नौजी का भी विकास शोरसैनी से ही हुआ है। किससे हुआ बेटा? शोरसैनी अपभ्रंश से, अर्थात पश्चिमी हिंदी से। तो याद रखना बेटा, पश्चिमी हिंदी में कितनी बोली आती है? 5। तो खड़ी बोली का संबंध किससे? पश्चिमी हिंदी से। कोरबी का पश्चिमी से, ब्रजभाषा का पश्चिमी से, बांगरू का पश्चिमी से, हरियाणवी का पश्चिमी से, जाटू का पश्चिमी से, बुंदेली का पश्चिमी से, कन्नौजी का बेटा पश्चिमी से। ठीक है बेटा, याद रखना। चलिए आगे बात करें बेटा तो राजस्थानी। राजस्थानी की अगर बात करें भाई ध्यान से, तो राजस्थानी को देखिए जरा। राजस्थानी की अगर बात करें बाल, तो राजस्थानी में आपकी बेटा 4 आती हैं। कितनी आती है बाल को? 4। ये 4 जरा ध्यान से सुनना बेटा, 4 हैं। अगर बात करें तो मेवाती एक होती है आपकी बेटा, मेवाती। मेवाती जो बोलती है ये उत्तरी राजस्थान में बोलती है। कहाँ बोलती है बाल को? ये उत्तरी राजस्थान में। राजस्थान के किस भाग में बोली जाती है मेवाती? ये राजस्थान के उत्तरी राजस्थान में बोली जाती है बेटा। दूसरी एक आती है बेटा मालवी। मालवी का संबंध पूछे तो राजस्थान से, और ये मालवी जो बोली जाती है बेटा ये दक्षिणी राजस्थान में। कहाँ बोली जाती है आपकी? ये दक्षिणी राजस्थान में। तो राजस्थान के किस भाग में मालवी बोली जाती है बाल को? तो आप बताओगे दक्षिणी राजस्थान में। एक होती है बेटा यहाँ पर आपकी मारवाड़ी। कौन सी होती है? मारवाड़ी। बेटा ये जो मारवाड़ी होती है ये कहाँ बोली जाती है? तो ये मारवाड़ी जो बोली जाती है बाल को, ये आपकी पश्चिमी राजस्थान में। कहाँ बोली जाती है? पश्चिमी राजस्थान में। ठीक है, मारवाड़ी कहाँ है? पश्चिमी राजस्थान में। और जबकि एक जो पूरब में बची बेटा, ये आपकी जयपुरी। कौन सी है? जयपुरी, या इसे हम कह सकते हैं डुंडाड़ी। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है, जयपुरी या डुंडाड़ी ये बोली जाती है आपकी पूर्वी राजस्थान में। पूर्वी राजस्थान में, तो ये बात आपको याद रखनी है बेटा। ठीक है, तो राजस्थान में कितनी आती है बाल को? राजस्थान में 4 आती है। उत्तरी में मेवाती बोली जाती है। ठीक है, उत्तरी में मेवाती, दक्षिणी में मालवी, और बेटा पूरब में जयपुरी डुंडाड़ी, और दक्षिण पश्चिम में कौन सी बोली जाती है? मारवाड़ी। ठीक है, समझ में आया? चलिए आगे बात करें बेटा तो, और देखिए जरा आगे, अगर मैं और कहूँ आपसे बेटा तो और जरा ध्यान से देखें। यहाँ अगर आगे देखे बेटा तो इसे मैं यहाँ इसे कर दूं, यहाँ से यहाँ थोड़ा सा लिखने के लिए। ठीक है, चलिए चलिए बेटा, तो आगे अगर बात करें बेटा यहाँ पर, तो आगे जरा ध्यान से देखो यहाँ पर। तो राजस्थानी में कितनी आ गई बेटा? 4। जबकि अगर बात करें बेटा यहाँ पर बिहारी हिंदी में, तो बिहारी हिंदी में कौन कौन सी आती है? ठीक है, किसकी बात करें बेटा? बिहारी हिंदी की। तो बिहारी हिंदी में कौन कौन सी आती है बे समझ लो बेटा। बिहारी हिंदी में, तो बिहारी हिंदी के अंतर्गत बेटा आपकी 3 आती हैं। कितनी आती हैं? 3। 3 में कौन कौन सी? एक तो बाल को आपकी मगही आती है। कौन सी आती है? मगही। मगही के बाद बेटा मैथिली, मैथिली पूछेगा, मैथिली। मैथिली के बाद बेटा आपकी भोजपुरी। कौन सी बेटा? आपकी भोजपुरी। तो मगही, मैथिली, भोजपुरी ये किससे संबंध रखती है आपकी बेटा? ये रखती है बिहारी हिंदी से। किससे रखती है? बिहारी हिंदी से। एक बचा बाल को आपका पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी आती है? तो पूर्वी हिंदी में याद रखना, पूर्वी हिंदी में भी बाल को आपकी 3 ही आती हैं। कितनी आती है? 3। ए और बेटा बी और आपका सी। ए से बनता है बेटा अवधि, ए से अवधि। तो अवधि किसमें? पूर्वी हिंदी में। अवधि किसमें बेटा? पूर्वी हिंदी में। बघेली की बात करेगा तो बघेली, बघेली आपकी बेटा पूर्वी हिंदी में आती है। और एक बच्ची आपकी बेटा छत्तीसगढ़ी। कौन सी आती है? छत्तीसगढ़ी। ठीक है, तो ये भी किसमें आती है आपकी बेटा? पूर्वी हिंदी में। तो ए बी सी याद रखना है, पूर्वी हिंदी में आती है, और बिहारी में मगही, मैथिली, भोजपुरी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं बेटा तुम्हें समझ में आ गया होगा
कि अब यहाँ से कोई क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। जैसे कबीरदास को हमने कंप्लीट कर लिया, यहाँ से हमने सब कुछ कंप्लीट कर लिया कि कौन सी किस अपभ्रंश से और कौन सी कहाँ से बोली निकली है। ठीक है, समझ में आया बेटा? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चले। क्लियर हुआ ना? देखो मैं आपसे कह रहा हूँ एक एक चीजों को अच्छी तरह से लिखना बेटा, नोट करके। और ये पीडीएफ मैंने आपको बता दी है कि आपको जो पीडीएफ मिलेगी बेटा ये इस व्हाट्सएप नंबर पे मिलेगी, यहाँ पर 8923941779। बेटा इस पर सब जने हाई लिख देना और आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है ना, इस पर हाई लिख देना, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है बेटा, सबको पीडीएफ मिलेगी सेम इसी कंडीशन से, आप अच्छी तरह पढ़ना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। और अगला क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखिए सब जने। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, देखें यहाँ पर, क्या संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? बताइए आर्टिकल कौन सा ऐसा है जिसमें कहा गया है कि जो संघ की राजभाषा वो हिंदी और साथ में लिपि कैसी होनी चाहिए बेटा? देवनागरी होनी चाहिए। तो आप मुझे सब जने बताओ बेटा कौन सा आर्टिकल है आपका। अगर आपने इसका आंसर लगाया होगा बच्चों डी ऑप्शन, तो इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि आर्टिकल 343 ये कहता है बेटा कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि क्या होगी बेटा? आपकी देवनागरी होगी। ठीक है, आर्टिकल कौन सा? और जबकि बात करें बेटा आर्टिकल 345 क्या कहता है? आर्टिकल 345 ये कहता है कि राजभाषा के संबंध में, ठीक है, क्या कहता है बेटा? राजभाषा के संबंध में, राजभाषा के संबंध में, राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद समिति का गठन, आयोग और संसद समिति का गठन, संसद समिति का गठन। ठीक है, ये कहा गया बेटा किसमें? आर्टिकल 345 में कहा गया कि राजभाषा के संबंध में आयोग का गठन किया जाएगा और संसद समिति का गठन। जबकि आर्टिकल 346 में कहा गया है बेटा आपका कि राज्य की आधिकारिक भाषा, क्या कहा गया बेटा? राज्य की आधिकारिक भाषा, आधिकारिक भाषा, आधिकारिक, राज्य की आधिकारिक भाषा, क्या कहा गया बेटा? राज्य की आधिकारिक, आधिकारिक भाषा, आधिकारिक भाषा या भाषाओं का उल्लेख, या बेटा भाषाओं या भाषाओं का उल्लेख, भाषाओं का उल्लेख, भाषाओं का उल्लेख। ठीक है, ये आर्टिकल 300 किसमें कहा गया? 346 में। जबकि नहीं बेटा थोड़ा यहाँ गलती ये हो गई है, 345 344 में है ये, जैसे क्या लिखना 344 में तो राजभाषा के संबंध में और 345 में लिख दो यहाँ पर। ये जो सारी बात है ना ये 344 में कहा गया, ये 345 में कहा गया और ये 346 में कहा गया। ये 346 में क्या कहा गया कि एक राज्य व दूसरे राज्य, एक राज्य व दूसरे राज्य के बीच पत्राचार, क्या बेटा? पत्राचार, एक राज्य में दूसरे राज्य के बीच क्या होगा बेटा? पत्राचार। ये आर्टिकल 346 में। तो सारे ऑप्शन हमने जान लिए बेटा, तो गलती मत करना सब जने कभी भी। ठीक है, समझ में आई मेरी बात? तो संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? तो आर्टिकल 343 में। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है बेटा? हिंदी दिवस अगर कभी पूछेगा तो कब मनाते हैं? हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। कब मनाया जाता है बेटा? 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। जबकि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस पूछेगा बालको तो विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है आपका 10 जनवरी को। कब मनाया जाता है बालको? 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। ठीक है ना? चलिए बेटा अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। तो इसका आंसर क्या हुआ बेटा? डी ऑप्शन। चलो बेटा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए बेटा अगला क्वेश्चन कहता है कि हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? बताइए बेटा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? बताइए बेटा सब जने, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? बताओ क्या आंसर लगाओगे इसका बेटा? रामचंद्र शुक्ल या डॉक्टर राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी या रामविलास शर्मा? बताइए क्या आंसर लगाओगे? बताओ बेटा सब जने कि हिंदी साहित्य की भूमिका। तो बेटा हिंदी साहित्य की भूमिका जो रचना है ये लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है बेटा? हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य की भूमिका याद रखना। अशोक के फूल, किसकी बात करूं मैं आपसे? अशोक के फूल।
अशोक के फूल भी, अशोक के फूल भी किसकी रचना बेटा? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। और हिंदी साहित्य का आदिकाल भी किसकी है बेटा? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का आदिकाल ये भी किसकी बेटा? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। जबकि रामचंद्र शुक्ल की आप सभी को पता है बेटा, रामचंद्र शुक्ल की आपने सुना होगा चिंतामणि, क्या बेटा? चिंतामणि। चिंतामणि किसकी है? रामचंद्र शुक्ल की। और हिंदी साहित्य का इतिहास किसकी है? रामचंद्र शुक्ल की। हिंदी साहित्य का इतिहास, ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास भी किसकी है बेटा? रामचंद्र शुक्ल की है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है बेटा। तो आंसर क्या होगा इसका? सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है बेटा कि हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। अशोक के फूल भी किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। चलिए बेटा आगे चलते बेटा, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5वां क्या कहता है कि वार्तालाप का संधि विच्छेद क्या होगा? बताइए बेटा, वार्तालाप का संधि विच्छेद क्या होता है? क्या लगाओगे? वार्ता प्लस के आलाप, या बेटा वार्ता प्लस के अलाप, वार्त प्लस के आलाप, या वार्त प्लस के आलाप? बताओ क्या आंसर लगाओगे आप सब जने, बताइए बेटा। कमेंट में जरूर बताना कि ये क्वेश्चन आपके लिए कितने मतलब अच्छे हैं या नहीं, अच्छे लेवल के हैं नहीं है, ठीक है। और आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, अच्छी तरह से कमेंट में बता करना हर चीज के बारे में बेटा। तो बताइए वार्तालाप का संधि विच्छेद क्या होगा? तो अगर बेटा आपने वार्तालाप का संधि विच्छेद लगाया होगा इसमें ए ऑप्शन, तो इज द करेक्ट आंसर। और बेटा तीनों ऑप्शन यहाँ पर क्या है? गलत है। क्योंकि वार्तालाप की अगर बात करें बेटा तो यहाँ पर दीर्घ संधि है। कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। और आप सभी को ये जानकारी होनी चाहिए बेटा, जो दीर्घ संधि होती है, ये जो दीर्घ संधि होती है ये स्वर संधि में आती है। किसमें आती है? स्वर संधि में आती है। दीर्घ संधि किसमें आती है? स्वर संधि। और स्वर संधि तुम्हें सभी को पता है बेटा कितनी होती है? 5। स्वर संधि कितनी होती है? 5। एक होती है बेटा आपकी दीर्घ संधि। कौन सी होती है? दीर्घ संधि। दीर्घ संधि एक कौन सी होती है? दीर्घ संधि। दूसरी कौन सी होती है? गुण संधि। दीर्घ के बाद कौन सी होती है? गुण संधि। गुण संधि के बाद कौन सी होती है बेटा आपकी? गुण संधि के बाद आपकी, जैसे दीर्घ संधि हो गया, गुण संधि हो गया, फिर आपकी बेटा वृद्धि संधि। कौन सी होती है? वृद्धि संधि। और वृद्धि संधि के बाद बेटा आपकी कौन सी? यण संधि। कौन सी होती बालको? यण संधि। और यण संधि के बाद आपकी अयादी संधि। कौन सी होती है? अयादी संधि होती है। तो स्वर संधि कितने प्रकार की होती है बेटा? स्वर संधि होती है 5। स्वर संधि कितनी बतानी है बेटा? 5 होती है। जबकि दीर्घ संधि का अगर कभी सूत्र पूछेगा संस्कृत में तो ये होता है अकह सवर्ण दीर्घ। अकह सवर्ण है, सवर्ण है, दीर्घ है, ये दीर्घ संधि का सूत्र होता है बालको। अगर गुण संधि का पूछेगा तो अधः गुण होता है। क्या होता है? अधः गुण है। अधः गुण है, ये दीर्घ संधि का सूत्र है। वृद्धि संधि का होता है वृद्धि रेची। क्या होता है बालको आपका? वृद्धि रेची। रेची, वृद्धि रेची, ये वृद्धि संधि का सूत्र होता है। यण संधि का होता है इको यणची। इको यणची, इको यणची वृद्धि यण संधि का सूत्र होता है। आदि का एचो यावायाव, एचो यावा याव होता है बेटा। तो ये कुछ इसके सूत्र होते हैं, कभी कभी पूछ लेता है, याद रखना बेटा। तो दीर्घ संधि का सूत्र अकह सवर्ण है दीर्घ, गुण संधि का अधः गुण होता है, वृद्धि संधि का वृद्धि रेची होता है, यण संधि का इको यणची होता है, आदि संधि का एचो यावायाव होता है, ठीक है। तो स्वर संधि कितनी होती है बेटा? 5। और इसमें पूछा गया था कौन सा? दीर्घ संधि। जब समान स्वरों का मेल या समान स्वरों को मेल में, समान स्वरों के मेल से जो संधि बनती है उसको दीर्घ संधि कहते हैं बेटा। जैसे मान लो किसी शब्द का अगर प्रथम वर्ण ए, अंतिम वर्ण अगर ए और आ हो और इसी का मेल बेटा ए और बाल को आ से हो जाता है तो बनकर तैयार होता बाल को बड़ा। ये पहला नियम है। दूसरा नियम ये है दीर्घ संधि का, जब ई और बेटा बड़ी ई का मेल अगर बाल को छोटी ई और बाल को बड़ी ई से हो जाता है तो बनती है आपकी बेटा बड़ी। ये भी दीर्घ संधि का नियम है। और तीसरा होता है बेटा जब बेटा ऊ और बड़े ऊ का मेल अगर बेटा आप छोटे ऊ और बड़े ऊ से करते हो तो ये हो जाता है बड़ा ऊ। ये भी किस संधि का नियम बाल को? ये भी दीर्घ ही संधि का नियम है। किसका है? दीर्घ संधि का। जैसे मान लो मैं आपसे कहूँ 1 मिनट के लिए, मैंने कहा बेटा विद्या, विद्या प्लस के क्या कहा मैंने? आल्य, ठीक है। तो आप मुझे बताओ इस शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? तो तुम कहोगे सर आ। और इस शब्द का क्या है? तो तुम कहोगे आ। और बेटा आ का मेल आ से होता है तो समान स्वर तो बनेगा आ। और जब आप इसे जोड़ोगे तो याद रखना, जब तुमने आ यहां से निकाला, आ यहां से निकाला
तो यहाँ से आ हो गया आधार, जो भी बनता है वो पहले वाले शब्द के अंतिम वर्ण पर ही लगता है। तो ये पूरा पोर्शन क्या बन जाएगा बालको, ये बन जाएगा विद्यालय। क्या बन जाएगा, विद्यालय। ऐसी जैसे मानो मैंने कहा आपसे बालको, मैंने कहा कपीस, मैं कहूँ आपसे कपी, प्लस के कह रहा हूँ बेटा ईस, तो आप देखो यहाँ पर निकालो, यहाँ से बेटा ई निकली, यहाँ से बेटा क्या निकली, ई निकली, और ई का मेल बड़ी ई से करोगे तो क्या बनेगा बेटा, बड़ी। और जो भी बनेगा वो पहले वाले शब्द के अंतिम वर्ण पर लगाना होगा। अगर छोटी की मात्रा है तो यहाँ पर कपी पे बड़ी की मात्रा कर दो, और ये तो खत्म हो जाते हैं बेटा, इसलिए बचा यहाँ पर क्या, से, और ये हो गया कपीस। क्या हो गया बालको, कपीस हो गया। समझ में आया नहीं आया, क्या हो गया, कपीस। जैसे बेटा यहाँ पर तुम ये भी कर सकते हो, जैसे मैंने कहा बेटा लघु, लघु प्लस के मैं कह रहा हूँ आपसे उर्मी, और लघु प्लस की उर्मी में आप मुझे बताओ, यहाँ से आप छोटा ऊ निकालोगे, यहाँ से बाल को आपने बड़ा ऊ निकाला, और छोटा ऊ और बड़े ऊ के मेल से बाल को क्या बनेगा, बड़ा ऊ ही बनता है। अब ये बड़ा ऊ कहाँ लगाओगे, ये बड़ा ऊ वहां लगाओगे जो शब्द का पहला अंतिम वर्ण होगा उसे उसके अंत में उसके साथ लगाया जाएगा। तो यहाँ पर बेटा जो छोटा हुआ इसका क्या कर दो, बड़ा ऊ कर दो, और ये हो जाएगा लघु, और ये खत्म, और बचा क्या आपका उर्मी। तो याद रखना बेटा, जब बड़ा, बड़ी और बड़े ऊ के मेल से कोई संधि का निर्माण करा जाता है उसको कहा जाता है दीर्घ संधि। यही चीज यहाँ पर थी बेटा। जैसे आप वार्तालाप में यहाँ से बेटा आप आ निकालोगे, ठीक है, यहाँ से देखो वार्तालाप में जैसे आपने लिखा है वार्तालाप, तो यहाँ लगाओ वार्ता प्लस के अलाप, जब लगाओगे वाल को तो आप मुझे बताओ, यहां से तुमने वाल को आ निकाला, यहां से तुमने आ निकाला, और आ से क्या बनेगा, आ, और ये कहां लगेगा, पहले वाले शब्द के अंतिम वर्ण पर। तो भाई साहब पूरा वार्ता तो ऐसे लिखा जाएगा, ये खत्म, और आप ये लिख दो तो हो गया आपका वार्तालाप। तो ये किस संधि का नियम वाल को, तो ये दीर्घ संधि का नियम है। ओके बेटा, समझ में आया, उम्मीद करता हूं आपको ये चीजें भी समझ में आ गई होगी। अच्छी तरीके से पढ़ना बेटा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा सब जने। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, कि किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द का सार्थक नहीं है, प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है। कौन सा बेटा ऐसा है जो आपका गलत है, बताइए सब जने बताओ बेटा, कौन सा ऐसा है जो बेटा गलत है। यहाँ पर सब जने बताओ, यहाँ पर कौन सा ऐसा है जो बेटा गलत है। देखिए जरा सब जने, दिखाई दे रहा होगा आपको, बताइए कौन सा है जो गलत है। जल में जन्मने वाला या जल में जन्म लेने वाला, क्या वो जलज होता है, बिल्कुल बात सही है बेटा। जहां केवल रेत ही रेतो मरुस्थल होता है, यही बात सही है बेटा। अनुचित बात के लिए आग्रह दुराग्रह, यही बात सही है बेटा आपका। जो सब कुछ जानता है, क्या उसे बहुज्ञ कहते हैं, बताओ क्या उसे बहुज्ञ कहते हैं, नहीं बेटा, जो सब कुछ जानता है उसे बहुज्ञ नहीं कहते हैं। यही आंसर आपका डी होगा। जो सब कुछ जानता है बेटा उसे सर्वज्ञ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सर्वज्ञ। ठीक है, याद रखना बेटा, जो सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ कहते हैं। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, डी ऑप्शन। समझ में आया, ठीक है। देखो कुछ वाक्यांश हैं, मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ पर रिवीजन करवाता हूँ, सीट मिल जाएगी आपको, सारे वाक्यांश यहाँ पर मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, चलिए जैसे देखो ये कह रहा है कि यहाँ पर उसने कहा बेटा, जरा ध्यान से देखना शब्द ने बेटा, अब आपको दिखाई दे जाएगा जरा, ठीक है। देखो, जो लिखा पढ़ा ना हो उसके लिए एक बनवर्ड क्या होगा बताओ। जो लिखा पढ़ा ना हो उसे कहते हैं बेटा अशिक्षित, या इसे कहते हैं अनपढ़। तो जो लिखा पढ़ा ना हो उसे कहते हैं अशिक्षित या अनपढ़ बेटा। दूसरा अशिक्षित या अनपढ़, जो लिखा पढ़ा ना हो वो अशिक्षित, और साथ में क्या होता है, अनपढ़। जो कभी वृद्ध ना हो बेटा उसे क्या कहा जाता है, अजर। जो कभी वृद्ध ना हो, जो कभी बूढ़ा ना हो, उसके लिए बनवर्ड क्या बताना आपको, अजर। जिसे मारा ना जा सके बेटा, जिसे मारा ना जा सके वो अजय होता है या बेटा अमर होता है, याद रखना। जिसे मारा ना जा सके उसके लिए बनवर्ड क्या है, अजय या अमर। जो नष्ट ना हो सके उसे अविनाशी कहा जाता है बेटा, बड़ा अच्छा शब्द है। जो नष्ट ना हो सके उसे अविनाशी कहा जाता है। और जिसका जन्म ना हुआ हो उसे अजन्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, अजन्मा। और जिसका जन्म पहले हुआ हो उसे कहा जाता है अग्रज, और जिसका जन्म बाद में हुआ हो उसे कहा जाता है बेटा अनुज। क्योंकि अग्रज माने होता है बेटा बड़ा बेटा, अग्रज माने बड़ा बेटा होता है, और अनुज माने छोटा बेटा होता है, छोटा बेटा होता है। ये बात आपको याद रखनी है। तो जिसका जन्म न हुआ हो वो अजन्मा कहलाता है। जो सब जगह विद्वान हो उसे क्या कहते हैं बेटा, सर्वव्यापी। जो सब जगह विद्वान हो उसके लिए बनवर्ड है सर्वव्यापी। जिसे माप किया जा सके उसे कहते हैं बेटा क्षम्य। और दूसरा जिसे थकान ना हो उसे कहते हैं अक्लांत।
जिसे थकान ना हो, जिसे थकान ना हो, निरंतर काम करने वाला वो क्या कहलाता है बेटा? अक्लांत कहलाता है। जो सबको समान दृष्टि से देखे उसे कहते हैं बेटा समदर्शी। और बेटा जो सत्य बोलता है उसे कहते हैं सत्यवादी। ठीक है बेटा, तो ऐसे करके मैं पीडीएफ आपको बना रहा हूं बेटा, पूरे अच्छी तरीके रिवीजन के साथ ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलिए और भी है बेटा, चलो आगे देखते हैं। आगे कह रहा है बेटा देखो, जिसमें भय ना हो, जिसमें भय ना हो बेटा, जिसमें भय ना हो उसके लिए बनवट क्या होता है बेटा? तो जिसमें भय ना हो उसके लिए बनवट होता है बेटा निर्भय। वो क्या होता है आपका? निर्भय। तो जिसमें भय ना हो उसे कहते हैं निर्भय या उसे कहते हैं अभय। ठीक है, जिसका अंत ना हो इसका मतलब वो क्या होता है बेटा? अनंत होता है। ये बात आपको याद रखनी है। जो दूसरों के लिए सोचता हो उसे क्या कहते हैं बेटा? पार्थी या परोपकारी। जो दूसरे के लिए सोचता है उसके लिए बनवट क्या होता है बेटा? पार्थी या परोपकारी। जो कभी झूठ ना बोले सत्य प्रिय, उसे कहते हैं बेटा सत्य प्रिय, जो कभी झूठ ना बोले। जिसका कोई आश्रय ना हो उसे बेटा निराश्रित कहा जाता है। जो सब जानता हो उसे बेटा सर्वज्ञ कहा जाता है, या सब कुछ जानने वाला ही सर्वज्ञ बेटा। जो बार बार जन्म ले उसे पुनर्जन्मी या पुनर्जात कहा जाता है। जो सबका प्रिय हो उसे सर्वप्रिय कहा जाता है। और जो संसार से विरक्त हो उसे सन्यासी या विरक्त। और जो बेटा भूखा ना हो उसे अतृप्त या अभुक्त भी के नाम से भी जाना जाता है बेटा। करिए बेटा, ये रिवीजन करो सब जने। करिए बेटा, तो समझ में आया बेटा? जो भूखा ना हो, अतृप्त, अभुक्त या संदर्भ अनुसार भी यहाँ पर देखा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा। यहाँ पर तो देखो, यहाँ पर किस शब्द में उपसर्ग नहीं है बताओ? ऐसा कौन सा शब्द है बेटा जिसमें उपसर्ग नहीं है? सोचो सब जने, बताओ ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग नहीं है? अपवाद है, पराज्य है, प्रभाव है या ओढ़ना है? क्या लगाओगे? तो बेटा आप सभी ने लगाया होगा इसका आंसर डी ऑप्शन। क्यों? क्योंकि अब बाद में बेटा आपका उपसर्ग आ जाएगा, अप प्लस के बाद से टूट जाएगा। जैसे पराज्य में आपका परा प्लस के जैसे टूट जाएगा, पराज्य में पर उपसर्ग हो जाएगा परा। फिर भाव को तोड़ोगे तो प्र प्लस के भाव से टूट जाएगा बाल को। लेकिन ओढ़ना बेटा कोई उपसर्ग नहीं है, एक क्रिया है। ओढ़ना बेटा क्या है? एक क्रिया है और इसमें कोई उपसर्ग नहीं होता क्रियाओं में। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ? डी। चलिए बेटा अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है? बताइए बेटा, कौन सा शब्द तत्सम है? यहाँ पर बताओ सब जने। छाया, छाता या छुरी या बेटा छेद? कौन सा शब्द तत्सम है बेटा? यहाँ पर बताओ सब जने। कौन सा ऐसा है जो बेटा तत्सम है? बताओ सब जने कौन सा है तत्सम? छाया है, छाता है, छुरी है, छेद है। तो अगर बेटा आपने लगाया होगा, बताओ तत्सम बताना बेटा, तत्सम। तो याद रखना इसका करेक्ट आंसर होगा ए। क्यों होगा? क्योंकि छाया एक तत्सम है और इसका तद्भव बेटा छां होता है। क्या होता है? छां होता है। जबकि छाता तद्भव है और इसका तद्भव होता है छत्रक। छत्रक इसका क्या है? ये तत्सम है। छत्रक क्या बेटा? ये तत्सम है। और जबकि बेटा छुरी की बात करो तो छुरी तद्भव है, जबकि इसका छुरी का आपका तत्सम है। और बेटा छेद आपका तद्भव है, और जबकि इसका छिद्र की बात करेंगे तो छिद्र आपका बेटा क्या है? तत्सम है। तो समझ में आया चारों ऑप्शन? चलिए बेटा, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। आगे चलते बेटा अगले क्वेश्चन की ओर कि राजा ने ब्राह्मण को धन दिया, वाक्य के लिए रेखांकी पद में कारक है बताओ। राजा ने ब्राह्मण को धन दिया, तो ब्राह्मण को पर अंडरलाइन है बेटा, और इसमें बताना आपको धन दिया, आप कौन सा कारक लगाओगे बताओ? कर्ता कारक, कर्म कारक, संप्रदान कारक या अपादान कारक? ठीक है, तो अगर आपने बेटा यहां लगाया होगा सी ऑप्शन संप्रदान कारक, तो इज द करेक्ट आंसर। क्यों? जब बेटा को विभक्ति का प्रयोग अगर कुछ देने के लिए किया जाए, किसी को कुछ देने के लिए किया जाए, क्योंकि संप्रदान का मतलब होता है सम प्लस प्र प्लस के दान, अर्थात समान रूप से दिए गए दान को ही संप्रदान कारक कहा जाता है। जब आपको लगे कि कर्ता द्वारा किसी को कुछ दिया जा रहा है दान के रूप में, जो लिया ना जाए वापसी, वो संप्रदान कारक कहलाता है। तो यहाँ पर राजा ने ब्राह्मण को दान दिया या धन दिया, तो ये बेटा एक दान के रूप में है, और दान वाली चीजें कहाँ रखी जाएगी? आपकी संप्रदान कारक में रखी जाएगी। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, जैसे मोहन श्याम को पैसे देता है, जैसे मोहन श्याम को देता है, रवि कमल को पुस्तक देता है, रवि कमल को पुस्तक देता है, पुस्तक देता है। तो याद रखना यहाँ देने के अर्थ में भी कौन सा बेटा? आपका संप्रदान कारक। और संप्रदान कारक की बेटा विभक्ति मैंने आपको कल बताई थी, क्या होती है? के लिए। क्या होती है बेटा? के लिए, और साथ में को भी होती है, लेकिन को तब होती है जब ये कार्य कोई देने के लिए किया जाए। ठीक है,
ना तो के लिए, जैसे श्याम के लिए, श्याम के लिए, श्याम के लिए कपड़े ले आना, कपड़े ले आना। तो आपसे पूछेगा बताइए बेटा कौन सा कारक है, तो के लिए अर्थात संप्रदान कारक। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन कहता है कि ओष्ठीय अल्पप्राण घोष व्यंजन वर्ण कौन सा है, बताइए ओष्ठीय अल्पप्राण घोष व्यंजन वर्ण कौन सा है यहाँ पर, बताओ सब जने बेटा, यहाँ ध्यान से बताओ ओष्ठीय अल्पप्राण और घोष व्यंजन कौन सा है यहाँ पर, ओष्ठ्य भी होना चाहिए, अल्पप्राण भी और घोष, बताओ। तो अगर बेटा आपने लगाया होगा यहां पर बी ऑप्शन तो वो सही आंसर होगा। क्यों होगा, ओष्ठ्य का मतलब हो गया बेटा पै वर्ग वाला, कौन सा, पै फै पै फै बै पै फै बै भै भै और क्या मैं, पै फै बै भै मैं। अब यहां पर तुम देखो अल्पप्राण क्या होता है, अल्पप्राण स्पर्शी वर्ग व्यंजनों प्रत्येक वर्ग का तीसरा, पहला तीसरा पांचवा होता है। घोष का मतलब सहघोष प्रत्येक वर्ग का 345 तीसरा चौथा और पांचवा होता है। इन दोनों में कॉमन देखो बेटा, इन दोनों में कॉमन क्या है, 3 है, तो मतलब कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा क्या कहलाएगा बेटा, आपका अल्पप्राण कहलाएगा, घोष कहलाएगा। लेकिन वर्ग कौन सा है, ओष्ठ वाला, तो केवल ओष्ठ का तीसरा वर्ग देख लो, और तीसरे में क्या रहा बेटा बै, इसलिए करेक्ट आंसर होगा आपका बेटा बी ऑप्शन। क्या होगा बेटा आपका बी ऑप्शन। ठीक है, ये शानदार ट्रिक के साथ बेटा मैं आपको बड़माला अच्छी तरह पढ़ाई है ऐप पर, बड़े बिंदास तरीके के साथ, और ये सारी चीजें तो मैं बता दूंगा बेटा जब मैं चैप्टर वाइज आपको लाऊंगा ना, यहाँ पर क्वेश्चन लाऊंगा तब ये मैं सब बताऊंगा कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए बेटा, तो आंसर क्या हो गया इसका, बी ऑप्शन। आगे चलते बेटा अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि किसी अधिकारी को पत्र लिखना हो तो संबोधन किया जाता है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है देखो पत्र का। अगर हमें किसी अधिकारी को बेटा पत्र लिखना है तो बताइए संबोधन के लिए क्या लिखते हैं। अगर किसी अधिकारी को बेटा पत्र लिखना है तो संबोधन के लिए क्या लगाते हैं, बताओ। किसी अधिकारी को जब पत्र लिखा जाता है बताइए, माननीय महोदय, प्रिय मित्र, प्रिय आत्मज या पूजनीय। देखो पूजनीय लगाया जाता है जब पिताजी को, पिताजी के संबोधन में पिताजी को पत्र भेजा जा रहा हो। किसके लिए, पिताजी के लिए तो भेजा जा रहा है तो वो पूजनीय लगाओगे। प्रिय आत्मज लगाया जाता है बेटा जब बेटा को भेजा जा रहा हो। किसके लिए बेटा, बेटे के लिए हो, तो वहां प्रिय आत्मज लगाते हैं। और प्रिय मित्र बेटा तब लगाते हैं जब किसी अपने मित्र को दिया जा रहा हो। तो इसका मतलब इसका आंसर बेटा क्या होगा, ए आंसर करेक्ट होगा बेटा यहाँ पर, क्योंकि माननीय महोदय ये ही लिखा जाएगा किसी अधिकारी के रूप में, क्योंकि प्रिय मित्र मित्र के लिए आता है, प्रिय आत्मज बेटे के लिए आता है, और पिताजी आता है बेटा आपका, मतलब कि पूजनीय आता है पिताजी के लिए। ठीक है बेटा, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है कि पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है, इस शुद्ध वर्ग का चयन कीजिए। तो बताओ बेटा सब जने क्या इसका आंसर होगा, क्या इसका आंसर होगा, सब जने बताओ बेटा, सब जने बताओ इसका आंसर क्या होगा। पर्यायवाची की दृष्टि से शुद्ध क्या आंसर होगा बेटा सब जने, सिंह होगा, पंचानन होगा, नाहर होगा, वृगहरी होगा, कौन सा आपका शुद्ध है। सूर्य होगा, रवि होगा, दिनकर होगा, तरणी होगा, बताइए। अग्नि होगा, पावक होगा, अनल होगा, पिसुन होगा, महेश, रमेश, भूतेश, सतीश, बताइए क्या होगा। जल्दी बताओ बेटा इसका आंसर आपने क्या लगाया, चलिए लगाओ बेटा सब जने। ठीक है बेटा, कमेंट में जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। ठीक है, और लाइक जरूर करते रहना, और जितना शेयर करो आप उसे शेयर करना। और हाँ एक बात और बेटा, संडे में मैं आपको लाइव क्लास लेकर आऊंगा। ठीक है, संडे में लाइव क्लास लेकर आपको तुम्हारे सामने आऊंगा और लाइव क्लास चलाएंगे। और लाइव क्लास में 20 क्वेश्चन आपके यूके SSS लेखपाल के लिए करेंगे बड़े शानदार तरीके से। तो संडे के दिन आप सब जने चलना बेटा ध्यान से। ठीक है, संडे में लाइव क्लास लेकर आऊंगा मैं आपको, आप सभी से वार्तालाप भी होता है हो जाएगा उसमें, और अच्छी तरह प्रैक्टिस भी करेंगे। बताइए क्या है बेटा इसका आंसर। अगर आपने बेटा ए ऑप्शन लगाया होगा तो वो करेक्ट आंसर है। क्यों है बेटा, सिंह, पंचानन, नाहर, मृगहरी। ठीक है, याद रखना, ये अगर मैं सिंह की बात करूं या वाल को मैं आपसे पंचानन की बात करूं, पंचानन की बात करूं, या मैं आपसे नाहर की बात करूं, या वाल को मैं आपसे मृगारी की बात करूं, ठीक है, या मैं आपसे मृगेंद्र की बात करूं बेटा, मृगेंद्र की बात करूं, या मैं आपसे केसरी की बात करूं, केसरी की बात करूं, या मैं आपसे शार्दुल की बात करूं बेटा, शार्दुल की बात करूं, या मैं आपसे बेटा बनराज की बात करूं, बनराज की बात करूं, तो बेटा ये जो सब के सब होते हैं ना, ये सब के सब बालकों शेर के पर्यायवाची होते हैं। किसके होते हैं, शेर के पर्यायवाची होते हैं। किसके होते हैं, शेर के। जबकि यहां तुम अगर देखोगे
तो बाल को यहाँ सूर्य की बात कर लो, या यहाँ पर बेटा आप रवि की बात कर लो, या बाल को यहाँ पर आप दिनकर की बात कर लो, ठीक है, दिनकर की, या आप यहाँ पर प्रभाकर की बात कर लो, प्रभाकर की, ठीक है, दिनकर कह दो, या बाल को प्रभाकर कह दो, या अंशुमाली कह दो, अंशुमाली कह दो, ठीक है, या बाल को आप यहाँ पर अर्क कह दो, क्या कह दो आप बेटा, अर्क कह दो, या आप यहाँ पर बेटा चंडासु कह दो, चंडासु कह दो, चंडासु, चंडासु नहीं कह रहे हो तो बेटा कमल बंधु कह दो, कमल बंधु कह दो। और भाई साहब ये कहने से फिर हो जाते हैं सब सूर्य के पर्यायवाची। किसके हो जाते हैं, ये सूर्य के हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन गलत ये क्यों है, क्योंकि यहाँ जो आप तरणी देख रहे हो ना बेटा, ये तरणी जो देख रहे हो, ये तरणी इसको गलत बताएगा, ये तरणी इसको क्या बताएगा, गलत बताएगा। वो क्यों बताएगा, जरा ध्यान से देखो। अगर तरणी बेटा बड़ी वाली है ना, तो याद रखना ये होता है नाव का पर्यायवाची। नाव माने होता है आपका नौका, नौका कह दो या डोंगी कह दो, ये सब किसके होते हैं, नाव के पर्यायवाची होते हैं। लेकिन अगर तरणी होता बेटा छोटी वाला, अगर मान लो ये तरणी होता, तो आप तब कह सकते थे बेटा ये किसका है, सूर्य का। लेकिन यहाँ पर बड़ा था, इसी कारण ये क्या हो जाएगा बेटा, गलत। एक तरणी है, जबकि एक होता आपका तरुणी। क्या होता है, तरुणी। और तरुणी माने होती है बेटा आपकी क्या, युवती। क्या होती है, युवती। युवती का मतलब होता है जवान स्त्री। क्या होता है, जवान स्त्री होता है। युवती मतलब जवान स्त्री होता है बेटा। करिए बेटा सब जने, अच्छी तरह से नोट करो इसे, ठीक है बेटा। तो ये चीजें याद रखना, इसलिए गलत हुआ। जबकि बेटा जो अग्नि है, पावक है, अनल है, तो अग्नि और पावक आपको मैं तो बता देते हैं बेटा कि अनल की बात करो, या बेटा यहाँ पर आप अनल की बात करो, या बेटा आप पावक की बात करो। पावक के साथ बेटा यहाँ पर आप पावक कह दो, हुतासन कह दो, हुतासन। हुतासन भी बेटा अग्नि का था, ठीक है। वायु सखा भी अग्नि का था, वायु सखा, वायु सखा भी अग्नि का था, ठीक है। ये सारे मैंने आपको बताए थे। लेकिन यहाँ गलत क्या हो गया, क्योंकि पिसुन की अगर बात करें बेटा, तो पिसुन का मतलब होता है चुगलखोर। क्या होता है, चुगल, चुगलखोर। पिसुन का अर्थ यहाँ पर चुगलखोर है। और साथ में पिसुन बेटा कौवे का भी पर्यायवाची होता है, पिसुन कौवे का भी होता है। जैसे बायस होता है, बायस माने भी कौवा होता है, ठीक है। और आपका करट माने भी क्या होता है बेटा, कौवा ही होता है। तो इसलिए गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक तो सहरे तो बेटा शेर के थे, यहाँ ये निकल गया नाव का, यहाँ निकल गया कौवे का, और जबकि ये किसके थे, अग्नि के। जबकि यहाँ बात करेंगे बेटा यहाँ पर, तो याद रखना महेश की बात करो, या आपका भूतेश की बात करो, या सतीश की बात करो, ये तो महादेव के पर्यायवाची है। जबकि रमेश जो बढ़ता है, ये रमेश, ये बेटा रमेश नहीं होता महादेव का, क्योंकि रमेश बताया गया है विष्णु का पर्यायवाची। किसका बताया गया है, विष्णु का, ठीक है। और जबकि बेटा यहाँ जितने थे आपके, जैसे आपका महेश हो गया, तो महेश शिव का पर्यायवाची है, ठीक है। भूतेश हो गया, भूतों का ईश जो माना गया शिव को माना गया। ऐसी सतीश भी शिव का पर्यायवाची हो गया। तो तीन तो बेटा ये शिव के पर्यायवाची थे। और जबकि यहाँ पर एक आपका गलत था, ठीक है, एक विष्णु का था, तो वही आपका क्या हो गया बेटा, गलत हो गया। तो बताइए बेटा, चारों ऑप्शन जान ले अच्छी तरीके से, अब गलती मत करना, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। चलो बेटा अगला क्वेश्चन देखिए बेटा सब जने। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो सब जने, किस विकल्प में, याद रखना बेटा, किस विकल्प में शुद्ध युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है। कौन सा ऐसा बेटा जो भेद आपका सही नहीं है। अगर आपको सही से नहीं दिखाई दे रहा होगा तो मैं और आपको अच्छी तरीके से जूम वगैरह यहाँ पर बता दूंगा, ठीक है। बताइए बेटा, अब छाटिए बेटा सब जने कि कौन सा आपका बेटा यहाँ पर युग्म सही नहीं है। बताओ, क्या इस बलि का अर्थ बलवान होता है, क्या इस बलि का अर्थ गाय होता है, इस नागर का अर्थ क्या नगर में रहने वाला, या नगर माने शहर, कुल का मतलब वंश, या कुल का नदी का किनारा, अनल, क्या होता है। बताओ सब जने, बताओ क्या आंसर लगाओगे आप सब जने, बताओ बेटा सब जने क्या आंसर लगाओगे। और शानदार क्वेश्चन है बेटा, बताओ। अगर आपने बेटा यहाँ पर ए ऑप्शन लगाया होगा तो वो करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ए ऑप्शन आपका गलत है। क्योंकि देखो नागर माने नगर में रहने वाला होता, बात सही है। नगर का मतलब शहर होता है, ये बात सही है। छोटे वाले कुल का मतलब वंश होता है, और बड़े वाले कुल का मतलब नदी का किनारा, ये भी सही है। जबकि अनल माने बेटा अग्नि होती है, और जबकि अनिल माने क्या होता है बेटा, पवन होता है, मतलब की हवा होती है। तो ये आपका सही है, ठीक है। क्योंकि पवन की बात करें बेटा तो पवन होता है हवा। समीर माने भी क्या होती है, हवा, ठीक है। समीर माने भी हवा। प्रभात माने भी क्या होती है बेटा, हवा ही होती है, ठीक है। तो समीर, प्रभात, ये सब हवा के पर्यायवाची होते हैं, ठीक है। चलिए, तो जबकि देखो एक बलि है,
अगर बात करेगा बेटा इस वाले बलि की, तो इस बलि का मतलब हो गया आपका भेंट, इसका मतलब हो गया भेंट या देना है दान। जबकि बड़ी वाले जो बलि का मतलब होता है, इसका मतलब होता है बलवान। क्या होता है बेटा? बलवान। तो यहाँ ऐसा कुछ यहाँ था ही ना, यहाँ बेटा उल्टा था। ठीक है, चलो अगर मानते हैं यहाँ पर इस बलि का अर्थ बलवान है, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इस बलि का अर्थ बेटा देखेंगे तो लास्ट में बलवान है, जबकि बड़ी वाली छोटी वाली जो बलि है इसका मतलब गाय दे रखा था, ये गलत है। ठीक है, क्योंकि छोटी वाली बलि का मतलब क्या होता है बेटा? भेंट, और क्या होता है? दान होता है। ठीक है, तो गलती मत करना कोई भी, ये बात आपको समझ में आ गई। जैसा आपने देखा होगा ना, एक होता है बेटा अली, एक ये अली होता है, और एक बाल को ये अली होता है। तो छोटी वाली अली का मतलब क्या होता है? भूरा। छोटी वाली अली का मतलब भूरा, जबकि बड़ी वाली अली का मतलब होता है सखी। क्या होता है बाल को? सखी होता है। ठीक है, क्या होता है? सखी होता है। चलिए आगे चलें, चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है कि खग कुलकुल सा बोल रहा है, इसमें कौन सा अलंकार है बताओ? कि खग कुलकुल सा बोल रहा है, यमक अलंकार है, उपमा अलंकार है, श्लेष अलंकार है, या रूपक अलंकार है? बताओ बेटा सब जने, सही से आपको मैं दिखाओ बेटा यहाँ पर, तो बताओ क्या आंसर होगा इसका। खग कुलकुल सा बोल रहा है, सब जने बताओ। खग कुलकुल सा बोल रहा है रेखांकित शब्द का अलंकार है। देखो देखो यहाँ पर खग माने हो गया पक्षी, और कुल का मतलब हो गया समूह। इस वाले कुल का मतलब हो गया पक्षियों का समूह। क्या हो गया बाल को? पक्षियों का समूह हो गया। पक्षियों का क्या हो गया बाल को? समूह हो गया। जबकि कुल का मतलब होता है बेटा, यहां पर देखोगे तो यहाँ कुल के या शब्दों की आवृत्ति हुई है, और यमक अलंकार इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि जहां एक शब्द की आवृत्ति अनेक बार हो जाए और उनके अर्थों में भिन्नता हो जाए ना, तो वो यमक अलंकार होता है। तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो यहां पर इस कुल का अर्थ पक्षियों का समूह, और इस कुल का होता है मीठी आवाज। मीठी आवाज, सॉरी मीठी आवाज, मीठी आवाज या कलरव। कलरव भी माने मीठी आवाज होती है, पक्षियों की बोलने की आवाज। कि जो पक्षियों का समूह है वो मीठी आवाज से बोल रहा है। तो ये बात आपको याद रखनी बेटा कि कुल की 3 बार आवृत्ति हुई है, और सबके अर्थ क्या है बेटा यहाँ पर अलग है। तो कभी भी इस पंक्ति में अगर पूछा अलंकार कौन सा, तो आपको क्या बताना? यमक अलंकार बताना। कौन सा बताना? यमक अलंकार। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि पत्र लेखन के बारे में कौन सा विकल्प सही नहीं है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बेटा। पत्र लेखन के बारे में कौन सा विकल्प सही नहीं है, ये आपको बताना है बेटा। ध्यान से लगाना सब जने, बताओ जरा, सब जने बताओ क्या आंसर लगाओगे कि पत्र लेखन के बारे में कौन सा विकल्प आपका सही नहीं है। क्या आंसर लगाओगे सब जने, जरा बताओ बेटा ध्यान से। यहाँ पर पहला ऑप्शन कहता है कि अपने से छोटे को पत्र लिखते समय, अपने से छोटे को पत्र लिखते समय समापन तुम्हारा, तुम्हारी, शुभ चिंतक, शुभ आकांक्षी, हितैषी जैसे शब्दों का प्रयोग से होना चाहिए। बात बिल्कुल सही है। ठीक है, होना चाहिए कि अगर आपसे छोटे, अपने से छोटों को पत्र लिख रहे हो, तो वहां पर तुम तुम्हारा का, तुम्हारी का, शुभ चिंतक का, शुभाकांक्षी का, हितैषी जैसे शब्दों का प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, समापन के लिए जब अंत करते हैं। और सरकारी कार्यालयों में लिखे जाने वाले पत्रों को अभिवादन, सादर, नमस्ते लिखा जाना चाहिए। भाई अभिवादन, सादर, नमस्ते तो नहीं लिखना चाहिए। यही चीज मुझे यहाँ पर गलत लग रही है बेटा। ठीक है, फिर भी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर पिताजी, माताजी और अन्य बड़े लोगों के लिए पत्र में आदरणीय, पत्र में बेटा क्या? आदरणीय, पूज्य जैसे, आदरणीय, पूज्य जैसे बेटा। ठीक है ठीक है, हम कर लेंगे। आप चलो बेटा, सॉरी बेटा इधर कहाँ देखो। तो सरकारी कार्यालयों में लिखे जाने वाले पत्रों में अभिवादन, सादर, नमस्ते, यहाँ पर कुछ गड़बड़ी, फिर भी हम देख लेते हैं। पिताजी, माताजी और अन्य बड़े लोगों के लिए पत्र में आदरणीय, पूज्य जैसे शब्दों से प्रशंसित होना चाहिए। बात ये भी बिल्कुल, ये तो बात तो बेटा सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। व्यक्तिगत पत्रों में औपचारिकता नहीं होती। वेरी गुड, व्यक्तिगत पत्रों में कभी औपचारिकता नहीं होती, क्योंकि व्यक्तिगत पत्रों में अनौपचारिकता होती है। क्या होती है बाल को? अनौपचारिकता। क्या होती है? अनौपचारिकता। व्यक्तिगत जो पत्र होते हैं उसमें औपचारिकता नहीं होती है, ये व्यवसाय से जुड़े हुए पत्र होते हैं। औपचारिक में व्यवसाय वाला सिस्टम होता है बेटा, लेकिन व्यक्तिगत पत्रों में ये अनौपचारिकता होती है। तो यहां पर बेटा ये सी भी सही है, डी भी सही है, ए भी सही है, लेकिन ये गलत है, क्योंकि सरकारी कार्यालयों में लिखे जाने वाले पत्रों में अभिवादन, सादर, नमस्ते नहीं करते, यहां खाली करते हैं अभिवादन महोदय।
अभिवादन, तो अभिवादन, ठीक है। तो यहाँ पर अभिवादन सादा नमस्ते नहीं करते, अभिवादन बहुधा कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बेटा आपका क्या होगा, बी ऑप्शन होगा, ठीक है। करिए, हाँ ठीक है, मैं क्लास, चलो एक मिनट बेटा, एक मिनट करना जरा, इसे करो। ठीक 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 है, चलिए बेटा, तो समझ में आया बेटा यहाँ पर। तो यहाँ पर सरकारी कार्यालयों में लिखे जाने वाले पत्रों में अभिवादन सादा नमस्ते नहीं करते, यहाँ पर अभिवादन भव्य का प्रयोग करते हैं, ये बात आपको याद रखना। इसके स्थान पर आप अभिवादन भव्य का प्रयोग कर सकते हो, अभिवादन भव्य, भव्य लिखा होता तो सही होता, पर ये क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा, ठीक है बेटा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। 16वां क्वेश्चन क्या कहता है, जरा देखो ध्यान से, कि प्रेस काउंसिलिंग ऑफ इंडिया का गठन किस वर्ष हुआ था, बताइए जरा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि प्रेस काउंसिलिंग ऑफ इंडिया, तो प्रेस काउंसिलिंग ऑफ इंडिया का गठन कब हुआ था, बताओ बेटा, प्रेस काउंसिलिंग ऑफ इंडिया का गठन। तो बेटा अगर इसका आंसर सभी ने सी लगाया होगा तो करेक्ट आंसर कि प्रेस काउंसिलिंग ऑफ इंडिया गठन 1966 में हुआ था। कब हुआ था बालको, 1966 में। चलिए बेटा अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा, और अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि जो यो लवार तेसियो व्यवहार लोकती का अर्थ क्या है, बताओ। जैसे पति वैसी पत्नी, जैसे दामाद वैसी बेटी, जैसा राजा वैसा प्रजा, या बेटा जैसी मित्र वैसी मित्रता, क्या आंसर होगा बताओ बेटा इसका। इसका आंसर क्या होगा सब जने मुझे बताओ, बताओ बेटा इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा। जैसियो लवार और बेटा तैसियो आपका बवार का मतलब क्या होगा। तो याद रखना बेटा, ये हिंदी में जैसा करना वैसा भरना उसके रूप में आता है, लेकिन यहां पर इसका अर्थ होगा बेटा जैसा दामाद वैसी बेटी, या जैसा पति वैसी पत्नी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बेटा आपका जैसा दामाद वैसी बेटी, या जैसा पति वैसी पत्नी। दामाद जैसा पति वैसी पत्नी, और जैसा दामाद वैसी बेटी। तो इसका बी ऑप्शन ही होगा बेटा, या बी ऑप्शन लगाओ यहाँ पर बेटा, जैसे तलवार तैसी व्यवहार, की जैसा दामाद होगा, नहीं जैसा दामाद, जैसा पति वैसा, जैसा दामाद वैसी बेटी, ठीक है। या जैसा पति वैसी पत्नी। बताओ बेटा इसका आंसर क्या लगाओगे, जोयू तलवार तोसियो बवार, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर बेटा बी ऑप्शन आएगा, याद रखना जैसा दामाद वैसी बेटी। चलिए देखो मैं इसके कुछ विस्तार में वहां पर बताता हूं आपको, ठीक है बेटा। जैसे यहाँ देखो, यहाँ पर यहाँ लिखा हुआ जैसा दामाद वैसी बेटी, ये इसका आंसर आएगा बेटा। ये कुछ मैंने लिख रखे हैं यहाँ पर, फिर भी आप ध्यान रखना। जैसे यहाँ पर दे रखा था कि जोशियो तलवार तैसी तलवार, बेटा तो जैसा दामाद होगा वैसी बेटी होगा, तो इसका बी ऑप्शन सही है आपका। लेकिन और भी मैंने कुछ देखो यहाँ पर दे रखे हैं, ध्यान से सुनना सब जने। जैसे कुमाऊनी लोकोक्तियां हैं ये, ठीक है। रियो लोकोक्ति कैसी कुमाऊनी, मैंने कई सारे यहाँ पर पीडीएफ में डाल रखे हैं कि जैसियो लवार तैसियो व्यवहार का मतलब होता है बेटा कि जैसा दामाद है वैसी ही बेटी है। अर्थात अर्थ क्या है इस लोकोक्ति का, कि मेल जोल और रिश्तों की समानता पर जोर देती है, जैसा परिवार वैसा ही रिश्ता होता है, ठीक है। लेकिन हिंदी समानार्थी में जैसे निकालते हैं तो इसका अर्थ निकलता है जैसी करनी वैसी भरनी, या जैसा वर वैसा वैसी कन्या, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। भीतरी ये पॉइंट में आपको बेटा यहाँ पर देखो कुछ सारे मैं यहाँ पर बता रहा हूं आपको। जैसे मान लो ये मैंने कुछ बना रखे हैं यहाँ पर पॉइंट, अच्छे से आपको क्लियर हो जाएंगे। तो ये मैंने कुछ ना कुमाऊनी के यहाँ पर लोकोक्तियां लिख रखी हैं, ठीक है। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी और आप इनका रिवीजन कर लेना अच्छे से, ठीक है, अच्छे से। जैसे भीतरी, गुनी, वहारी, टूनी, इसका अर्थ क्या होता है अंदर से खोखला। भीतरी का मतलब क्या होता है बेटा, अंदर से वो क्या मतलब खोखला, बाहर से बड़ा दिखावा। तो बाहरी टूंडी, बाहर का मतलब क्या होता है दिखावा। तो बाहर से, इस बाहरी का मतलब बाहर से, भीतरी का मतलब अंदर, इस गुनी का मतलब खोखला, और टूनी का मतलब होता है बेटा दिखावा। तो अंदर से तो खोखला है, बाहर से बड़ा दिखावा है। तो अर्थ जो लोग बाहर से बहुत ताकतवर या संपन्न या विद्वान दिखते हैं पर वास्तव में अंदर से बिल्कुल खोखले होते हैं। इसका हिंदी अगर समानार्थी निकालेंगे तो ऊंची दुकान फीके पकवान। ये कहावत आपने सुनी होगी। तो मैंने बड़े अच्छे विस्तार के साथ यहाँ पर हिंदी का भी अर्थ लिख रखा है, वैसे भी अर्थ लिख रखा है, समझा रखा है, ठीक है। इसकी पीडीएफ में आप पढ़ लेना। जैसे देखो यहाँ पर और दे रखा है, और देखोगे ये जैसे ग्याठी भीतरी लवार टोली टोली बात की जेब खाली लेकिन बातें बहुत बड़ी। ये सारे बेटा यहाँ पर दे रखे हैं, अच्छे से इनका रिवीजन कर लेना। पीडीएफ मैंने आपको बता दिया कहाँ मिलेगी आपको। जैसे अगले क्वेश्चन पे जाओगे देखो यहाँ पर भी
सेम यही है, ठीक है। आगे भी आपको यही मिलेगा बेटा, जैसे ये देखो 90 तक, यहाँ पर पूरे 20 क्वेश्चन मैंने लिखे हैं बेटा, यहाँ पर ये पूरे 20 क्वेश्चन है बेटा ये आपके। तो पीडीएफ ले लेना सब जने बेटा, पीडीएफ में पढ़ लेना अच्छी तरीके से, ठीक है। इतना टाइम नहीं रहेगा बेटा, फिर आपको किसी दिन अलग से इसकी क्लास लूंगा तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। चलिए 8वां कहता है वह लगभग 5 बजे पहुंचा। 8वां क्वेश्चन है कि वह लगभग 5 बजे पहुंचा, इसमें लगभग किस प्रकार का क्रिया विशेषण है, बताओ। वह लगभग 5 बजे पहुंचा, क्या बताओगे बेटा कि वह लगभग 5 बजे पहुंचा। तो आप मुझे बताओ बेटा 5 बजे पहुंचा, यहाँ क्रिया समय का परिमाण है लगभग, तो इसका मतलब हो जाएगा आपका कौन सा, संदेहवाचक नहीं होगा, परिमाणवाचक कौन सा होगा। क्रिया विशेषण पूछा है ना, तो लगभग में निश्चित नहीं हो पा रहा है, सोई क्रिया विशेषण पूछा है कि वह लगभग 5 बजे पहुंचा, तो क्रिया विशेषण में सही बात है, परिमाण ही आएगा। लगभग क्या हो जाएगा बेटा, क्योंकि संदेहवाचक तो क्रिया विशेषण है नहीं, तो यहाँ पर आप परिमाण ही लिखो यहाँ पर, ठीक है। वह लगभग 5 बजे पहुंचा, तो परिमाण है यहाँ पर लगभग का, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है बेटा। कहाँ कब, संदेहवाचक तो क्रिया विशेषण में आता ही नहीं है, तो इसलिए ये यहाँ पर गलती हो जाएगा, तो आप परिमाणवाचक ही लगाना है बेटा, ठीक है। लगभग 5 बजे पहुंचा। चलिए आगे चलते बेटा 19वां क्वेश्चन कि एक तीर से 2 शिकार करने का अर्थ क्या होता है बेटा। एक तीर से 2 शिकार, शिकार करना, 2 काम एक साथ करना, कठिनाई करना या आलसी होना, क्या लगाया होगा बेटा, सबने आंसर बताओ कि एक तीर से 2 शिकार करना, इसका मतलब क्या होता है बेटा। एक तीर से 2 शिकार करने का मतलब होता है, अगर आपने बी ऑप्शन लगाया होगा तो करेक्ट आंसर है कि 2 काम एक साथ करना। कितना बेटा, 2 काम एक साथ करना, बी ऑप्शन। अब इसका थोड़ा बेटा यहाँ पर जान लेते हैं कि कुछ मुहावरे हैं बेटा कि 9 2 11 होने का मतलब क्या होता है, अचानक भाग जाना या गायब हो जाना। नाक काटने का मतलब होता है अपमानित होना या बेटा इज्जत खराब होना। अगर पूछे आसमान से बातें करने का मतलब क्या होता है, बहुत ऊंचा होना या जैसा इमारत पहाड़ या भाग, ठीक है। अगर पूछे बेटा हाथ पांव फूलना, इसका मतलब क्या होता है, तो घबरा जाना या घोर संकट में पड़ जाना। पूछे दांतों तले उंगली दबाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है, बहुत आश्चर्यचकित होना। अगर पूछे मन महसूस कर रह जाना, इसका मतलब होता है इच्छा पूरी ना होना और दुखी होकर चुप रह जाना बेटा। अगर कभी अगर आपसे पूछे तेल देखो, तेल की धार देखो, मतलब अफसर की प्रतीक्षा करना। राई का पहाड़ बनाना, मतलब छोटी सी बात को बहुत बड़ा करना। खून पसीना एक करना, इस मुहावरे का अर्थ है अथक परिश्रम करना। और आंखों का तारा होना, इसका मतलब है अत्यंत प्रिय होना बेटा, ठीक है। ये सब बेटा यहाँ पर पढ़ लेना। आगे देखो यहाँ पर दिल्ली दूर है, इसका मतलब अभी लक्ष्य प्राप्त करने में देर है। आटे में नमक बराबर अर्थात बहुत थोड़ी मात्रा, नगण्य होना। धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, असमंजस की स्थिति में रहना, किसी से सहारा ना होना। दूसरा बेटा काले अक्षर भैंस बराबर, इसका मतलब क्या होता है, निरक्षर होना या अक्षर ज्ञान ना होना। तीसरा बेटा हाथ मलना, इस मुहावरे का होता है दुखी होकर पछताना। नाक में दम करना, इसका मतलब होता है बार बार परेशान करना बेटा। अगर ऊंट के मुंह में जीरा आवश्यकता की तुलना में बहुत कम, इसका मतलब यह है कि एक तीर से 2 शिकार करना, एक ही प्रयास में 2 कार्य सिद्ध करना। पानी पानी होना मतलब लज्जित या अत्यंत संवेदना होना। और लोहे के चने चबाने का मतलब होता है कठिनाई पूर्वक कार्य करना, ठीक है बेटा। चलिए जैसे और देखो भैया, जो निरंतर परिश्रम करता है उसके लिए बनवर्ड क्या बताओ। जो निरंतर परिश्रम करता है, लास्ट क्वेश्चन है, उसके लिए मैंने आपको अभी पढ़ाया था बेटा कि जो निरंतर परिश्रम करता है, जो नहीं थकता है, उसे अक्लांत कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, उसे अक्लांत। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, आपका ए ऑप्शन। क्या होगा, ए ऑप्शन, ठीक है। ये कुछ वाक्यांश है बेटा, ये मैंने आपको बता दिए। ये देखो यहाँ पर पीडीएफ आपको मिल जाएगी व्हाट्सएप पे, सब जने याद रखना, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है अच्छी तरीके से, ठीक है। तो ये बेटा हमने 20 क्वेश्चन भी अच्छी तरह से पढ़ लिए, ठीक है। 3 प्रैक्टिस सेट आपके पूरे हो चुके हैं और 4था प्रैक्टिस सेट बनाते हैं कल को शानदार तरीके के साथ, इसी तरीके के साथ। तो बेटा इस वीडियो को आपको अगर अच्छी लगी हो तो बेटा इसे लाइक जरूर करना और कमेंट करके मुझे बताना। और जितना हो सके इन चीजों को आप लिखो। और पीडीएफ आपको मैंने बताई दी है, अपने नंबर पे, मेरे नंबर पे मतलब कि सेंड, मतलब हाई भेज देना और व्हाट्सएप पर मैं आपको बेटा वहां पर पीडीएफ सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं बेटा अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।